नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हर दिन भारत के अंदर हजारों ट्रेनें सरपट दौड़ती हैं। कुछ पैसेंजर हैं, कुछ एक्सप्रेस हैं, कुछ सुपरफास्ट हैं और इन्हीं ट्रेनों में लाखों यात्री हर दिन सफ़र करते हैं। वो हर कैटेगरी के हैं। वो आम गरीब इंसान भी है, वो फर्स्ट एसी में चलने वाला कोई रईस इंसान भी हो सकता है, लेकिन उसकी जान की क्या सुरक्षा हो पाए, इसके लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं रेलवे की तरफ से, ये सवालों के घेरे में तब आते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। क्योंकि बीते रोज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसमें लगभग 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा लोग अभी तक, जो आधिकारिक आंकड़ा आया है, मर चुके हैं, मौत के मुंह में समा गए हैं। यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इतने सारे लोग जो सफ़र करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई जिम्मेदार है या फिर नहीं है। आज इनसाइड स्टोरी में इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, 2 ट्रेनें, एक 12-864 बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दूसरा 12-841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, और एक जो दूसरी गाड़ी थी, हालांकि वो आम लोगों को नहीं ले जाती थी, मालगाड़ी। 3 गाड़ियां एक साथ टकरा जाना, इतिहास में ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ। एक ट्रेन डिरेल हो जाए, 2 ट्रेनें आपस में लड़ जाए, लेकिन 3 ट्रेनें, 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद तीसरी कुछ वक्त बाद आके उसमें टकरा जाए, ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक नहीं है तो क्या है? घटना की जो वजहें सामने आ रही हैं, और अभी ये प्राथमिक वजहें हैं, जांच होगी, तो उसमें पहली वजह आ रही है डिरेलमेंट। किसी एक पहली ट्रेन का पटरी से उतर जाना, और जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है, बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन, ये बालासोर में है। अभी कुछ दिन पहले मैं बालासोर गया था। एक बहुत विकसित नहीं लेकिन सामान्य ठीक ठाक ज़िला है बालासोर, झारखंड बॉर्डर पर पड़ता है, और झारखंड उड़ीसा बॉर्डर कह सकते हैं, और करीब 200 किलोमीटर का फासला है भुवनेश्वर से। बीच में कटक बड़ा शहर भी आता है। तो ये जो बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन है, इसके 4 ट्रैक्स थे इनके पास, इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, एक अप एक डाउन, और 2 जो हैं वो जिसे लूप लाइन कहते हैं वो थे। यानी कि एक ट्रेन इस पे आ रही है, एक ट्रेन इस पे आ रही है, ये अंदाज़ा था सबों को। एक ट्रेन खड़ी है क्योंकि वो मालगाड़ी है, वो लूप लाइन पे खड़ी है। अब जो पहली ट्रेन है, वो पहली ट्रेन डिरेल हो जाती है। कहा जाता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई, और बहुत से उसके बोगीज़ जो हैं वो उतर गए पटरी से, दूसरे ट्रैक पर या तो पहुंच गए या उसकी जद में आ गए। तो कुछ खड़ी जो गुड्स ट्रेन थी उससे टकरा गए। लिहाजा क्या हुआ कि बगल की पटरियों पर ये दोनों ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां चली गई। तो पहली वजह तो है कि डिरेल कैसे हुआ। जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन की डिरेलमेंट होती है, पहली घटना जो होती है वो डिरेल हो जाती है, पटरी पर से उतर जाना, और उतर करके वो खड़ी मालगाड़ी में मार देती है। तो अब मान लीजिए कि इस पर लोग सोच ही रहे थे कि अचानक से ये कैसे हो गया, पटरी से उतर भी गई, ऊपर से वो खड़ी मालगाड़ी में टक्कर भी मार दिया, इतने लोग उसमें घायल हुए, और करीब बता रहे हैं 10-12 डिब्बे थे जो उतर गए थे। और ये घटना होती है 7 बजे के आसपास, 6:59, 7 बजे। 5 मिनट बाद उसी 4 में से अब एक और ट्रैक जो है उससे एक गाड़ी और धड़धड़ाते हुए चली आती है, और
ये तब आती है जब इन दो ट्रेनों के टकराने की वजह से उस तीसरे ट्रैक पर कई कंपार्टमेंट्स चले गए हैं। हादसा हो चुका है यहाँ पे और चले गए हैं ट्रैक्स पर कुछ कंपार्टमेंट। फिर भी वो ट्रेन आती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो आती है और वो सीधे अपने ट्रैक पे चलती हुई 120-25 या जो भी उसकी स्पीड होती है उससे वो आकर के वो टकराती है और एक बार फिर से हादसा होता है। यानी कि दो टक्कर 5 मिनटों के अंतराल पर हो जाते हैं। अब ये दूसरी फॉल्ट यहाँ पे दिखती है, वो है सिग्नलिंग। पहली तो डिरेलमेंट हो गई कि डिरेल कैसे कोई हो जाता है ट्रेन। अगर कोई पटरी पे चल रही है ट्रेन तो वो पटरी से उतर कैसे जाती है, वो हो गई। उसके बाद दूसरी कि अगर वो हो गई तो अगल बगल के स्टेशनों पर तो ट्रेन होंगी ना, उसके पहले ट्रेन चली आ रही होंगी ना, तो यहाँ तो सारे ट्रैक्स पर तो अब बिखर गई बोगियाँ। अब इसमें जो घायल हैं या जो लोग मारे गए हैं पहले उनका बचाव कार्य होगा तो रोकना है ना। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, ये मैसेज जाता है ना। तो यानी कि वो सिग्नल ही उनको नहीं मिलेगा। अब सिग्नल अगर डाउन हो गया तभी तो आप निकलेंगे ना। अगर सिग्नल अप है दोनों साइड से तो कोई ट्रेन नहीं आ सकती है। ट्रेन फिर भी आ गई तो या तो वो सिग्नल जो है वो डाउन मिला उस ट्रेन को, या वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वॉकी टॉकी पर और जैसे भी सिस्टम होता है वो ड्राइवर को बताया ही नहीं गया कि आप जहां हैं वहां रुक जाइए, क्योंकि बता रहे हैं कि 5 मिनट का फासला है पहले और दूसरे टक्कर में। 3 ट्रेन में 2 टक्कर है ना, तो पहले और दूसरे में 5 मिनट बहुत समय होते हैं। तो जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ATC जिसको बोलते हैं कि हवाई जहाज कौन पहले लैंड करेगा, कौन किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, सारा कंट्रोल, उसी तरह से रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है। एक तो सिविल सेवा की पूरी एक जॉब है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो IRTS जिसे बोलते हैं। तो रेलवे ट्रैफिक तो अपने आप में आप देखेंगे हमारे टेलीविज़न के जो वीडियो वॉल होते हैं उससे बड़े बड़े स्क्रीन लगे रहते हैं और वो विभिन्न रंग आप वहाँ देख करके चकित हो जाएंगे। कई ट्रेन्स आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, बड़ा नेटवर्क है उसका। तो अचानक ये अगर घटना हो गई, डिरेलमेंट की घटना हो चुकी है, डिरेलमेंट एक हादसा है, उससे लोग टकराए, केवल डिरेलमेंट नहीं हुआ है, टक्कर भी हुई है गुड्स ट्रेन के साथ। तो एक घटना तो ये हो गई। अब इस घटना के बारे में जानकारी देकर जो ट्रेन जहाँ थी उनको रोक देना था। यानी कि जो पहली घटना हुई उसको शायद नहीं रोका जा सकता था, लेकिन जो दूसरी घटना हुई ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है और इसीलिए हम इसे हादसा नहीं हत्या कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और 7 बजे का समय है, कोई ऐसा समय नहीं होता है, मानिए रात के करीब 12 बजे हो, 1-2 बजे अगर कोई घटना हो तो हम मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, रात के समय इतने लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। 7 बजे अगर कोई घटना होती है और पीछे से दूसरी गाड़ी आकर भी टक्कर मार देती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जांच का विषय है। मैं तो कहूँगा हिमांशु कि डिरेलमेंट भी कैसे हुआ। आप देखिए, डिरेलमेंट अगर हो रहा है तो एक ट्रेन चल रही है किसी पटरी पे, वो उतर गई पटरी से। ऐसा कैसे संभव है जब उसमें इतने लोग चल रहे हैं। यानी कि वो जो आपका ट्रैक है, वो ट्रैक उस ट्रेन की स्पीड या उसकी जो लंबाई है, नंबर ऑफ रैक, नंबर ऑफ बोगीज है, उसको पूरी तरह से संभाल नहीं पाया। आपका अंदाज़ा गलत हो गया। यानी कि ट्रैक आपका वो नहीं था जिस स्पीड पे ट्रेन अपनी जिस लंबाई के साथ चली आ रही थी, तो वो बेपटरी हो गई, या फिर पटरी में कहीं कोई क्रैक होगा, कोई टूट रही होगी कुछ। कभी कभी, अब तो वो दौर चला गया, पहले फिश प्लेट गायब कर दिया जाता था। तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। यानी कि यहाँ भी जांच का जो दायरा है वो आएगा कि आखिर वो डिरेलमेंट हुई कैसे, जो पहली वजह है। वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो पहली वजह तो डिरेल हो जाती है, तो डिरेलमेंट हुआ कैसे। देखिए, हमारे देश में एक दिन में 15,000 ट्रेन या 14,000 कुछ हैं, लगभग 15,000 ट्रेन चलती हैं और
करीब 7,000 से ज़्यादा स्टेशंस हैं जिनसे ये गुजरती हैं, यानी कि हर जगह जो है उनकी निगरानी की व्यवस्था है। और आप ये समझिए कि इस 15,000 में आप 9,000 गुड्स ट्रेन भी जोड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ जो माल गाड़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सामान अगर नहीं जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो 9,000 के आसपास हैं। तो कितनी ट्रेन हो गई? 24,000 के आसपास ट्रेन, और इतनी ट्रेन्स उन्हीं ट्रैक्स पर से गुजर रही हैं। और उन ट्रैक्स की जो मेंटेनेंस है वो आप सोचिए कि कितने हाई वैल्यू वर्क है। उस ट्रैक का जो मेंटेनेंस है उस पर जिंदगियां निर्भर हैं। अब कोई ट्रेन आ रही है, इस केस में मान लीजिए कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, वो डिरेल हो जाती है। आपको पता है उसमें 2200 लोग तो लिखित तौर पर उसमें बैठे हुए थे, जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है, जिन्होंने अपनी बुकिंग पहले करा रखी है, उनके नाम तो उसमें आ गए। अब फर्ज करें कि उसमें जनरल डिब्बा भी है जिसमें टिकट लेकर के आप सीधे चढ़ जाते हैं। उसमें तो कहीं कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। बिल्कुल। और जनरल डिब्बे अपनी कैपेसिटी से अमूमन ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूं कि चलिए कम भी रहे हों, बहुत थोड़े रहे हो लोग, फिर भी भरे हुए तो होंगे ही होंगे। ये तमाम लोग जो हैं, ये इनका रिकॉर्ड में नाम पता नहीं जनरल वालों का कैसे आएगा और कैसे मुआवजा दिया जाएगा, पर ये इतने लोग अगर चल रहे हैं और अगर पटरी पर से उतर जा रही है, तो पहली जो घटना है, पहली जांच का विषय तो यही है। इसके बाद आप दूसरे पे आ जाइए, जिसमें कि जब ट्रेन टकरा जाती हैं और पटरियों पर कंपार्टमेंट्स फैल गए हैं, तो फिर उस वक़्त के क्या होता है, स्टेशन मास्टर होते हैं। स्टेशन मास्टर के पास जिम्मेदारी होती है, वो अगल बगल के स्टेशनों के संपर्क में होते हैं लगातार। उसके अलावा जो लाइनमैन होते हैं, बहुत सा बड़ा अमला है हमारा रेलवेज़ का। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा महकमा है। ये कोई एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई टास्क फोर्स नहीं बनी है कि हाल के दिनों में लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानना शुरू किए हैं। 1853 में पहली दफ़ा ट्रेन चली थी हमारे देश में, मुंबई से थाने के बीच में। और तब से पहले ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद 1925 में ब्रिटिश सरकार के अंदर, और 1947 तक ब्रिटिश सरकार, और उसके बाद फिर भारत सरकार के अंदर ट्रेन की व्यवस्था तो तब से चल रही है। तो मेंटेनेंस का जो हिसाब किताब है वो कैसा है कि डिरेलमेंट के बाद सूचना नहीं दी गई, सिग्नलिंग ऐसा नहीं था कि आप जो ट्रेन जहाँ खड़ी थी वहीं रुक जाए। वो धड़धड़ाते हुए आती है, और तीसरी ट्रेन जो 100 की स्पीड से ज़्यादा से आ रही थी वो ऐसा घुसती है कि उसने अपना सत्यानाश किया। जो वहाँ पर ट्रेनें थीं, जो बोगियाँ चली गई थी, उनको ख़त्म कर दिया। और अगर मान लीजिए इनकी 10 बोगी पहले वाली ट्रेन की, 2-4 बोगी गुड्स ट्रेन की कही जा रही हैं, और फिर 7-8 इनकी बोगी, तीसरी ट्रेन आ गई। सोचिए 23-24 डब्बे, इतना बड़ा हादसा आप सही कह रहे हैं, जिसमें कि 3 ट्रेन इन्वॉल्व हो, आज़ाद भारत में अभी तक नहीं सुना गया था। अच्छा, एक सिक्योरिटी मेजर्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि हर आम और ख़ास ट्रेन में चढ़ता है, मैंने शुरुआत में ही कहा, सेफ्टी मेजर्स के नाम पे क्या ही ट्रेन में उपलब्ध होता है। जैसे कि हम हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं। मास्क आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सीट बेल्ट पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ट्रेन में आप चढ़ते हैं तो किसी सिक्योरिटी मेजरमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। आपको ना कोई कहता है कि आप यहाँ सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए, या फिर आप ऐसे बैठिए, वैसे बैठिए, सुरक्षित रहेंगे। अगर डिरेलमेंट हो गई ट्रेन की तो आपका घायल होना तय है। अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई और आपकी बोगी में अगर टक्कर हुई तो आपका इस दुनिया से रुखसत हो जाना बिल्कुल तय है। यानी कि अगर ट्रेन हादसे का शिकार होती है तो यात्रियों की जिंदगी खतरे में ही है। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आप ट्रेन से जा रहे हैं और हादसा हुआ और आप बच जाए। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपकी बोगी शायद बच जाए। कोई सेफ्टी मेजरमेंट आपको नजर आता है या सरकार दावा करती है, कुछ दिखता है? देखिए, कई रिपोर्ट्स सेफ्टी कमीशन की आई हैं, और सेफ्टी कमीशन की रिपोर्ट जब आती है उसके बाद उस पर बहुत चर्चा होती है। अब देखिए कि इस घटना के बाद भी
जो बालासोर में हुई है, फिर जांच होगी और सेफ्टी कमीशन की रिपोर्ट भी आएगी। उसमें अमूमन यही कहा जाता है कि जो ट्रेन जर्नी होती है उसको आपको बिल्कुल टोटली स्मूथ रखना पड़ेगा, वरना कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं हो सकती है कि उतनी स्पीड में चलते हुए किसी ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यवस्था कंपार्टमेंट के भीतर बैठ करके कर ले तो उसकी जान नहीं बचेगी अगर क्रैश होता है तो दरअसल अगर जान बचाने का कोई सबसे बड़ा तरीका है तो वो है कि उसका स्मूथ रन हो। जिस डेस्टिनेशन से वो चली है और जिस डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचना है वो स्मूथली पहुंचे। अब इंडिया में आजकल मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है स्पीड से, जो गति है। पहले हम 15 घंटे में पहुंचा करते थे, अब हम 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से बनारस हम 8 घंटे में पहुंच रहे हैं, मुंबई से गोवा 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्पीड है इसके प्रति हम एकदम दीवाने हैं कि कितनी जल्दी, पर स्पीड किसके बेसिस पे है? पहला ये है कि क्या आपके ट्रैक्स जो हैं उस स्पीड को लेने लायक हैं, और आपकी जो बोगी है जो बन के आ रही है और जो पहले की बोगीज हैं क्या वो उस स्पीड पर चलने लायक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे ही स्पीड आप बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए बोगीज को हल्का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पीड को ऐड करता है। आप, ये बहुत सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, मैं आज ही किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो अमूमन जो पहले की ट्रेन्स होती थी उसमें लोहा आपको ज़्यादा दिखता था गए ज़माने में। अभी जो है आपको लोहा ज़रा कम, प्लास्टिक ज़रा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कोलिजन अगर हो जाएगा तो कोलिजन में तो फिर कोई लोहा बचा लेगा, ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि स्पीड जो है वो बढ़े। पर ये जो ऑब्सेशन विथ स्पीड है ना, ये हमारे लिए बहुत, हम बुलेट ट्रेन को लेकर के बड़े उत्साहित रहते हैं और हम इस बात को लेकर के बड़े दुखी रहते हैं कि वंदे भारत भी जितनी स्पीड पे चलनी चाहिए वो उतना नहीं चल रही है। साहब, आपका ट्रैक जो है, जो रेल पटरी जो है, क्या उस स्पीड को सपोर्ट करता है? अब पटरियों की कहानी क्या है हिमांशु? जब अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में, तो हमारे पास पटरियाँ थीं 65,000 किलोमीटर, 65,000। फिर देश बट गया तो करीब 11,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पास और बांग्लादेश के पास चली गई, ईस्ट पाकिस्तान, तो बच गया 54,000 के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 75 सालों में हम लोगों ने उसमें मात्र यही 11-12,000 ऐड किया है। अच्छा, जितना चला गया और 65 से 70,000 के किलोमीटर के आसपास ही हमारे पास अभी भी ट्रैक है। ट्रैक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। ट्रेन आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। हर बार का रेल बजट में सुनता हूं तो नई ट्रेनों की घोषणा हो जाती है। ट्रैक्स बने क्या? क्योंकि आपके पास जो ट्रैक हैं वो तो अंग्रेजों के ज़माने के ट्रैक हैं। आपने जितना जोड़ा है दैट इज़ लेस देन 20%, तो या थोड़ा बहुत उसके आसपास। तो ये कैसे हो गया कि आप नई ट्रेन्स की बात करने लगे? आपको ट्रैक्स जो आपको मिली थी 54,000, अगर उसको 1,10,000 तक लेके चले गए होते, फिर नई ट्रेन्स नए फास्ट स्पीड वाले ट्रेन्स की बात अगर होती तो बात फिर भी समझ में आती, पर ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा है, हमारे पास अगर कुछ हुआ है तो पहले ये था कि मीटर गेज की ट्रैक्स हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने वाले, तो उसको ब्रॉड गेज किया गया है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। पर पहले के ज़माने में बनाना आसान था, अंग्रेज़ किसी की सुनते थे नहीं, वो जिस तरफ मन करता था वो अपनी पटरियां बिछा दिया करते थे, बाकी ज़मीन वाले रोते रहे। अब लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल हो गया है, पटरियां बिछाना बहुत मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं? सरकार के तौर पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ट्रेन अगर चलानी है आपको और वही आपका लाइफलाइन है, आप दिल्ली शहर में एक टैक्सी बुक करते हैं और वो दिन के 3,000-4,000 ले लेता है, और आप यहाँ से लखनऊ चले जाएं तो
आपको 1,500 रुपए में 1,000 पहुंच जाएंगे आप। तो कितना चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप ये पहले समझिए। नहीं, वही मैंने शुरुआत में इसी बात भारत चलता है इसमें, मुंबई के लोकल्स आप देख लीजिए। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि हर आम और खास दोनों जाते हैं। ट्रेन का सफर तो हर कोई करता है, हालांकि जो आम आदमी है वो ज्यादा सफर करता है क्योंकि चीप पड़ता है उससे। और ऐसे में अगर उसकी लाइफ को लेकर कोई सिक्योरिटी मेजर्स उस ट्रेन में नहीं है तो वो क्या उस सफर को रिस्क में कर रहा है, रिस्क ले रहा है एक बहुत बड़ा उस सफर को करने के लिए। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज, एक जो ममता बनर्जी ने जिस बात का जिक्र किया, एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था अभी तक। जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है 65 ट्रेन में ऐसा सिस्टम लगाया गया है। कहा यह जा रहा था कि 2022-23 तक 1,000-1,500 ट्रेनों में इसको लगाना है। हुआ नहीं है अभी तक। बातें बहुत हो रही हैं लेकिन काम धीरे हो रहा है। वीडियोस पोस्ट कर दी जाती हैं मंत्री साहब की तरफ से और बहुत भारतीय रेल उन्नति कर रही है, ये दिखाया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ये तो दर्दनाक दुखद घटना है अपने आप में, तब पता चलता है कि असलियत क्या है। फिर आंकड़े निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमको धोखे में रखा जा रहा है। ये नेता हमको धोखे में रखते हैं। वो सिस्टम जो असल है उसको बताने से परहेज करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति इससे प्रभावित होती है। अब आपने बात की एंटी कॉलिजन 2022 में एक एंटी कॉलिजन डिवाइस भारत में बन करके तैयार हुआ है, उसका नाम है कवच। कवच की बात खूब चर्चा हुई और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, वो वीडियोस भी सामने आए जिसकी बात आप कर रहे हैं। और ट्रेनों में बैठ करके उन्होंने तय किया कि 400 मीटर कैसे पहले ट्रेन रुक जाएगी, टकराएगी नहीं। पर जो बात सामने आई है कि उस रूट पर और उन ट्रेनों में कवच नहीं था। अब देखिए कवच कैसे हो, आप ये समझिए इस बात को कि कवच का मतलब होता है कि हर ट्रेन में वो सिस्टम लगा हुआ हो और वो ट्रेन जिस रास्ते से गुजरने वाली हो उस रास्ते के हर स्टेशन पर भी वो सिस्टम लगा हुआ हो। तो ये सिस्टम बताएगा कि सामने ट्रैक पर कुछ है, पटरियां जो हैं वो उस पर कोई है, पहले से ट्रेन खड़ी है या एक्सीडेंट होकर के कुछ बोगी आ गई है। ये समय से पहले बताएगा। जब ड्राइवर को पता लगता है, लोको पायलट उसको बोलते हैं, तो उसके बाद वो ब्रेक्स लगाना शुरू कर देता है। और अगर वो भूल जाता है तो फिर ये सिस्टम सेल्फ एक्टिवेट होता है और खुद से ही वो ब्रेक लगाता है। पर आप खर्च समझिए, अब इसका मैग्नीट्यूड खर्च का समझिए कि 50 लाख कहते हैं एक ट्रेन को इक्विप करने में लग जाता है और ये सस्ता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो एक ट्रेन में 50 लाख और हर स्टेशन पर अगर जा रहा है, यहाँ से लखनऊ जा रहा है तो हर स्टेशन पर लखनऊ तक वो लगना चाहिए, तभी तो जाकर के वो सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी आती है। बिल्कुल। जैसे आप गूगल मैप में भी अगर देख रहे होते हैं तो सामने कुछ अगर है तो कई दफे बताता है देयर इज अ कार अहेड। ट्रैफिक कंट्रोल कैसे बताता है? हाँ। तो वो बताता है कि सामने कुछ है, उसी प्रकार वो बताता है कि सामने कुछ है। आप संभल जाइए, ट्रैक पर कुछ है। पर ये एक तो संसाधनों का प्रश्न है और इसको गवर्नमेंट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि शायद आप अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो पहले ये बढ़ा लीजिए, सुरक्षा बढ़ा लीजिए। तो ये सुरक्षा अगर देती है तो इसको आप हर ट्रेन में पहले लागू कर दीजिए। वो रोल आउट हो रहा है और कहते हैं कि बहुत कम ट्रेनों में, शायद 65 ट्रेन आपने बताया, इतनी ही ट्रेनों में अभी तक वो रोल आउट हुआ है। अगर वो सचमुच में कारगर है, लेकिन एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस मामले में तो वो भी काम नहीं करता। इस मामले में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुरंत में जो स्टेशन मास्टर है वो अगले स्टेशन के मास्टर को, दूसरे स्टेशन मास्टर को, जो उनका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है खड़गपुर डिवीजन, उसको बताते कि साहब यहाँ ऐसा हुआ है, जो जहाँ ट्रेन है उनको वहाँ रोकिए, इस सेक्शन में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये फेलियर जो है वो ट्रेनिंग की है, ये फेलियर ह्यूमन रिसोर्स की है। अवॉइडेबल एक्सीडेंट जो है, या फिर एक्सीडेंट हो गया था तो जो उसका मैग्नीट्यूड था वो ज़्यादा बढ़ गया अगर ये थर्ड एक्सीडेंट हो गया, जो सेकंड कोलिजन हो गया। अगर दूसरा कोलिजन नहीं होता तो इस एक्सीडेंट का मैग्नीट्यूड कम रहता। ये होती कि एक ट्रेन से एक मालगाड़ी टकराई है और
उसमें जो नुकसान होता वो होता। पर यहाँ तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर कोई व्यक्ति 5 मिनट के अंतराल में भी नहीं बता पाया। कोई ट्रैक जो है वो गड़बड़ है, वो डिरेल हो रही है उसके ऊपर ट्रेन। 2 ट्रेन जो लंबी दूरी की ट्रेन है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आपके बंगाल से चलकर शालीमार से चेन्नई सेंट्रल। अब ये जो कोरोमंडल क्या है, कोरोमंडल मतलब ये कि जो पूरा आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, भारत का नक्शा देखिए तो एक तरफ कोंकण है और एक तरफ कोरोमंडल है, और किनारे किनारे समंदर के ये रेलवे ट्रैक आपको सीधे चेन्नई लेकर के जाएगा। चेन्नई पहुंच करके फिर आप वहां से बेंगलुरु जिनको जाना है, जिनको तिरुवनंतपुरम जाना है, जिनको कहीं और जाना है, वो उतरते हैं। बहुत से लोग इलाज के लिए जाते हैं इसी ट्रेन में बैठ करके, काम के लिए जाते हैं बहुत से लोग। यानी कि पूर्वी भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन। पहला तो ये है कि इसमें भी कोलिजन डिवाइस लग जाना चाहिए था, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा हम कर रहे हैं कि जो कर्नाटक से हावड़ा पहुंच रही थी, बेंगलुरु से काम करने वाले इसमें लोग आते जाते हैं जो कि वहाँ के IT सेक्टर में काम करते हैं। बंगाल का बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, घटना उड़ीसा की है लेकिन बंगाल का बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से लोग जो बंगाल से जाते और आते थे, उनके परिवार वाले इसमें हताहत हुए हैं। इतनी हाई स्पीड ट्रेन्स जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, उस ट्रैक की मेंटेनेंस का आलम यह है कि ट्रेन पटरियों से उतर जा रही है और हमें स्पीड की पड़ी हुई है। यानी यात्री जो है वो भगवान भरोसे हैं। मतलब इन हादसों को देखकर आप क्या कहेंगे? मतलब मैं भी ट्रेन में सफ़र करता हूं और मैं भी सदमे में हूं कि अगली बार मैं जाऊं ट्रेन से या फिर किसी और साधन का इस्तेमाल करूं जाने के लिए, क्योंकि अगर इतनी असुरक्षित ट्रेनें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक जो बड़ी ट्रेनें हैं जिनका नाम है, वो तो चलिए तब भी थोड़े ध्यान रखी जाती हैं। जो एक्सप्रेस के अलावा जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, उनकी क्या हालत है इस देश के अंदर? आम आदमी जानता है कि घंटों घंटों लेट, अभी भी यही परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि बहुत चेंज हो गई हो। हाँ, अच्छी ट्रेनें आई हैं, उनसे आप समय पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से क्या इस देश की इकोनॉमी, आम आदमी को क्या उसकी जेब कहती है कि आप उससे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं इस देश के अंदर। अब देखिए, आपने जो चर्चा चलाई है, इसमें ट्रैक्स के प्राइवेटाइजेशन की तो बात नहीं होती है, ट्रेन्स के प्राइवेटाइजेशन की अलबत्ता बात होती है ना। रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था जो है वो किसी और को दे दो, ट्रेन्स जो है वो प्राइवेट चला दो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कितने रेलवे को सूट कर रहे हैं? क्योंकि असली ज़रूरत जो है वो ट्रैक की है, असली ज़रूरत रेल की है। जो पटरियां बिछाई जाती थी, पहले आपने देखा होगा लकड़ियां लगती थी, है ना, उसे हटा करके अब कंक्रीट स्लैब्स लगती हैं। तो क्या है, उससे वो सिकुड़ जाती थी, फैल जाती, तो उसका एक राहत हुआ। उस कारण से भी एक्सीडेंट्स होती हैं। दूसरा है कि फिश प्लेट लगती थी, जो ज्वाइन किया जाता था ट्रैक्स को, अब वो लॉन्ग इंटीग्रेटेड रेल लगता है। तो वो हम अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये अपग्रेडेशन जो है ये काफ़ी नहीं है। और ट्रेन्स बढ़ाने के पहले और आप स्पीड बढ़ाने के पहले ज़रूरत ट्रैक्स बढ़ाने की है। आप अंग्रेज़ों के ज़माने के छोड़े हुए ट्रैक्स पर ही फ़िलहाल काम कर रहे हैं। आप वो सारी बहस जो सेफ्टी कमीशंस की आती हैं, वो कुछ भी नहीं हमें देती हैं। हमारे देश में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स घटी हैं, इसमें दो मत नहीं है, बिल्कुल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स घटी हैं, पर ज़ीरो एक्सीडेंट पॉलिसी है पश्चिम के देशों में, ज़ीरो एक्सीडेंट। और हमारी भी पॉलिसी संभवतः वही होनी चाहिए। नहीं, जब हम बड़ी बड़ी ट्रेनों की बात करते हैं तो ये चीज़ तो इंश्योर करना पड़ेगा कि सारा सिस्टम बड़ा ही स्मूथली काम करे, और उसके लिए जितने भी लोग लगाइए, जितने भी इक्विपमेंट्स लगने हैं लगाइए, क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला है। वो सफ़र करते हैं, कोई सोचिए उस ट्रेन में कैसे कैसे लोग बैठे होंगे। कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई इलाज के लिए जा रहा होगा, कोई मीटिंग्स के लिए जा रहा होगा। मंत्री महोदय और दूसरे लोग, जो लोग कभी किसी एक ट्रेन के प्रति बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं, अपनी आप उन ट्रेन्स के बारे में, जो ट्रेन्स सामान्य लोग जिसमें सफ़र करते हैं, उन ट्रेन्स के बारे में लोगों को ये विचार जानिए। क्या
मुंबई के लोकल को और बेहतर कर सकते हैं क्या? आप मेट्रो ट्रेन को लेकर के बहुत मैं ज़्यादा देखता हूँ, बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वंदे भारत को लेकर के बहुत अच्छी ट्रेन हैं। इनके लिए अलग कंसर्न होना भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम जो सामान्य ट्रेन हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। और मैं तो देखिए हम लोग जो बोलते हैं उसका पता नहीं कितना असर होगा, लेकिन ट्रैक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर ट्रैक्स सही नहीं होंगी तो एक्सीडेंट्स नहीं बचेंगी। और इसमें कोलिजन जो है वो दोष नहीं है हिमांशु, इसमें डिरेलमेंट दोष है। पहली घटना जो हुई, हाँ, और जो लोग दोषी हैं डिरेलमेंट, ट्रैक पर डिरेलमेंट कैसे हो रहा है, वो भी ऐसी ट्रेन का जो 125 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, उस ट्रेन का डिरेलमेंट हो रहा है, वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। कौन आदमी था जो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए इन्वॉल्व था, उसके बाद फिर सिग्नल पे आप आइए, और कौन था जो सिग्नल के लिए जिम्मेदार था, कैसे जानकारियां नहीं पहुंची, और कैसे उन ड्राइवर्स को पता ही नहीं चला कि अभी हमको इस तरफ नहीं आना। कम से कम एक ड्राइवर को तो बताना था ना, जिसके कारण और कोई एक व्यक्ति नहीं था, कोई एक व्यक्ति नहीं था क्या जो बता पाता भाई, एक तो गुड ट्रेन है, वो तो खड़ी है, चलिए उधर से एक आती हुई ट्रेन टकरा जाती है, पटरी से उतरती है, टकरा जाती है, पर एक ड्राइवर अभी और है जो इधर से गुजरने वाला है और उसको रोकना है। ये कंसर्न जिसमें नहीं था, उसी ने इसकी भयावहता को और इतना ज्यादा भीषण कर दिया है। तो पहली डिरेलमेंट, और दूसरी कौन था जो उस ड्राइवर को नहीं बता पाया। बहुत सिंपल बात है, हम जैसे कॉमन आदमी, हम आप जैसे कॉमन लोगों को भी समझ में बात आ रही है। इतने बड़े महकमे में इतने बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या मतलब ये सर्टेन नहीं हो सकता है, क्या सुनिश्चित नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आम आदमी की ज़िंदगी जो है, क्या वो, आप उन तस्वीरों को ज़रा देख लीजिए जिसमें डेड बॉडीज़ को कैसे ले जाया जा रहा है, वो आपको, इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट से ज़्यादा हत्या की तरह है। और क्योंकि हादसा हुआ है तो हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते हैं, हालांकि सरकारें अब पैसे देंगी उन परिवारों को जिनके लोग हताहत हुए हैं, लेकिन हादसे जब होते हैं तो बहुत सबक सिखाने के लिए भी होते हैं। तो ऐसा हादसा आगे ना हो, इस बात का पहली बात तो प्रण लिया जाए। उस सिस्टम को जिसकी वजह से ये इतनी सारी जिंदगियां ख़त्म हो गई हैं, 250 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, 261 का आंकड़ा, और उसके आगे भी शायद बढ़ सकता है ये, और 900,000 लोग घायल हैं। तो ये स्थिति दोबारा पैदा ना हो। हालांकि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। संजीव जी ने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं, और उन पर ध्यान दिया जाए, और जिन लोगों की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी चूक की वजह से ये हादसा हुआ है, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाए। सिर्फ मुआवजा दे देने से और बात को ख़त्म कर देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रेन में हम भी चलते हैं, आप भी चलते होंगे, और इस देश के ज़्यादातर लोग ट्रेन का सफ़र करते होंगे, कर चुके होंगे, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।